हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 का विज्ञान चैप्टर नंबर 2 पास पड़ोस की वस्तुएं। इसका जो मेन टॉपिक्स है देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला टॉपिक है आपका लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। दूसरा टॉपिक है तत्व, यौगिक और मिश्रण की जानकारी। तीसरा टॉपिक है पदार्थ मौलिक इकाई से बने हैं। और आपका लास्ट टॉपिक है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, अणु या परमाणु। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चित्र दिखाया गया है। चित्र संख्या 2.1 में आप अपने पास पड़ोस की बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं। हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। इन वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी क्या कोई समानता दिखाई देती है? इसमें से किन वस्तुओं का प्रयोग हम वाहन के लिए करते हैं? ऐसी कौन सी वस्तुएं जो लकड़ी से बनी हैं? इनसे आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि हर वस्तु की पहचान इनके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इस क्रिया को वर्गीकरण करके वर्ग का अर्थ और समूह बनाना है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की वस्तुएं दिख रही हैं जो आपके आसपास या दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती हैं। कहीं ना कहीं इसके गुण अलग होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे आपको टेबल है, यहाँ पे बकेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्लास दिख रहा है, यहाँ पे आपका रिंच है, कार है, हेलीकॉप्टर है, ग्लास है, साइकिल है, ये आपका बैलगाड़ी है, यहाँ पे हथौड़े है, लोटा दिया गया है, पंखा दिया गया है। तब इन सब के बारे में हमें वर्गीकृत करके लिखना है। सोचिए और बताइए क्या होगा अगर हथौड़ी कांच की बनाई जाए या ग्लास कपड़े से बनाया जाए? क्या होगा अगर कील और स्क्रू मोम के बनाए जाएं? मान लीजिए आपको अपने मन से विचार कीजिए, जो आपका हथौड़ा होता है वो कांच का बनाया जाए तो क्या एक ऐसा हो संभव है? मान लीजिए जो ग्लास आप बनाते हैं उसको आप कागज़ का बना दें, कपड़े का बना दें, तो क्या ये चीज़ संभव है? ग्लास में पानी रुक पाएगा? इसके बारे में आप अपने मन से सोच सकते हैं और आपको अपनी क्लास में बताना है। अगर आपसे कोई पूछता है, आपके टीचर पूछते हैं, तो आप इसके बारे में इसका जवाब दे सकते हैं। आपको ये तो नॉलेज तो पता होगा। क्रियाकलाप 2.1 आइए प्रतिदिन उपयोग होने वाली कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश में एकत्र करें। इस एकत्रित संग्रह में हमारे पास क्या होगा? जैसे कि बाल्टी, कील, खुरपी, कुदाल, थाली, पहिया, बल्ला, रैकेट, मग आदि। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए तथा प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। बाल्टी प्लास्टिक और लोहे से बनी है, कुदाल तथा खुरपी लोहे एवं लकड़ी से बनी है, जबकि पुस्तक जो हमारी है कागज़ से बनी है। इसी प्रकार हम देखते हैं कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती हैं तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती हैं। एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तु बनाई जा सकती हैं। हमने पाया कि वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। जिन कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। जैसे कि गिलास कांच अथवा स्टील धातु के बनाए जा सकते हैं। तो हमने देखा कई चीज़ें यहाँ पे जो आपको दिख रही थी वो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग पदार्थों से बनी हुई दिख रही थी। कुछ ऐसे पदार्थ थे जो कुछ ऐसे वस्तु थे जो दो पदार्थों से मिलकर बने थे। कुछ ऐसे वस्तु थे जो कहीं ना कहीं आपको एक ही पदार्थों से बने हुए दिख रहे थे। जैसे कि आपने देखा नीचे ग्लास था आपका, इसे यहाँ पे, अथवा
आपको दिख रहे हैं, या तो स्टील से बना है या तो कांच का बना है। कुछ यहाँ पे अंक तालिका दी गई है, जैसे कि तालिका में अंकित वस्तु किस पदार्थ से बनी है चयनित कीजिए। तो इस तालिका पे आपको बताना है कि कौन सी चीज़ किस पदार्थ की बनी है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला वस्तु यहाँ पे दिया गया हसिया। हसिया किस किस चीज़ का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, हसिया पहले मान लीजिए लोहे का बना है, लोहे के बारे में लिख लोहा लिख देंगे। हसिये में जो उसका हत्था होता है वो किसका बनाता है, लकड़ी का। तो जितने भी पदार्थ हैं उसके नाम यहाँ पे लिखने जाने हैं। इसी प्रकार चाकू में देखेंगे लोहे का बना होता है, लोहे प्लास्टिक का उसमें हत्था लगा होता है, या लकड़ी का भी हत्था लगा होता है। तो हम कहीं ना कह सकते हैं जो आपका जो चाकू है लोहे का होता है, और जो उसमें जो आपका हत्था लगा होता है उसमें पकड़ने वाला होता है वो तो प्लास्टिक का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। इसी प्रकार अगला है मेज किसका बना होता है, तो मेज आप देखते हैं लकड़ी का होता है, कहीं ना कहीं उसमें कील का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं उसमें उसको बांधे रखने के लिए कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम कहीं ना कहीं उस पदार्थ का कौन कौन से पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं मेज बनने में उसके बारे में लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं लकड़ी और लोहा। पॉइंट नंबर 4 है कि अलमारी आपका प्लास्टिक की भी अलमारी बनती है, लकड़ी की भी अलमारी बनती है। आप देखते हैं कहीं ना कहीं लोहे की अलमारी बनती है। तो आप लोहे की भी अलमारी लिख सकते हैं, लोहा प्लास्टिक या लकड़ी तीनों लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कुल्हाड़ी किसकी बनी होती है, तो पहली बात लोहे की आपकी कुल्हाड़ी होती है, लेकिन जो उसका बेट होता है वो किसका होता है, लकड़ी का। तो आपका लोहा और लकड़ी कुल्हाड़ी बनने में इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार है ईंट को बनाने के लिए हम मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कौन सा पदार्थ है, मिट्टी। तो उसमें हम लिख सकते हैं मिट्टी का। पुस्तक के बनाने के लिए कागज़ का इस्तेमाल होता है। तो कौन से पदार्थ को लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे हम तालिका में पदार्थ का नाम कागज़। पुस्तकें कुछ प्लास्टिक की भी आती हैं, तो अगर आप देखेंगे तो उसका भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप कागज़ ही लिख सकते हैं। तो दोनों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। इन सभी पदार्थों का कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ही स्थान करते हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि कुछ वस्तुएं होती हैं जो कि स्थान घेरती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं जो कि जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। उसी के आधार पर हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। तो आइए देखते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, और उनका पहचान कैसे कर सकते हैं। तो पदार्थ की सबसे मेन, और यहीं से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। सब देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे आपने नारियल का तेल देखा होगा, आपने नारियल का जो तेल है तो देखा होगा सब लोग, कोकोनट ऑयल। ठंडे में या बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है, और वही गर्मी में तरल के रूप में हो जाता है। जब देखते हैं ठंडी आती है तो जो आपका डिब्बे में जो नारियल का तेल रखा होता है कहीं ना कहीं ठोस के रूप में हो जाता है, जबकि अब गर्मी आती है तो पिघल करके ये तरल के रूप में हो जाता है। मोम ठोस रूप में होता है पर गर्म करने पर द्रव अवस्था में आ जाता है। यदि हम द्रव मोम गर्म करते जाएं तो वह मोम को वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगर हम जो आपका हमारा जो द्रवित मोम है उसको गर्म करते रहें तो क्या होगा, वाष्प बन करके क्या होता है, उड़ जाता है। जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ यानी ठोस, जल द्रव तथा जल वाष्प गैस के रूप में देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो हमें 3 अवस्थाओं के बारे में जानकारी लेनी है। हमें ठोस किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बतानी है और उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। द्रव किसे कहते हैं उसकी परिभाषा जाननी है और उसकी पहचान। इसी प्रकार गैस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे ठोस के कण हैं, यहाँ पे द्रव के कण हैं और यहाँ पे गैस के कण हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ठोस क्रियाकलाप के माध्यम से 2.2। कांच की एक
कांच की एक गोली को एक थैले से निकालकर हाथ में लें, फिर गिलास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट एवं आकार में कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें अथवा गिलास में लें, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। इसी प्रकार शक्कर या नमक को अपने हाथ में लें, किसी प्लेट या जार में रखें, इसमें इसके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है, क्रियाकलाप करके बताया गया है, दिखाया गया कि आप एक थैले में से आपके पास कांच है, कांच की जो गोली है उसको लीजिए, हाथ में लीजिए, फिर उसको एक गिलास में डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपके हाथ में गोली थी, जिस प्रकार से आपके थैले में गोली थी, और जब वो कांच में यानी गिलास में पहुंची तो उसी प्रकार, यानी कि उसका ना तो कोई उसका साइज़ चेंज हुआ, ना ही तो उसका कोई आकार में परिवर्तन हुआ, ना ही तो उसके बनावट में कोई चेंज हुआ, ना ही तो उसके कोई आयतन में चेंज हुआ, जैसा था वैसा था। तो इसे हम कह सकते हैं जब किसी के ना तो किसी के बनावट में चेंजेस आए, ना इसके साइज यानी कि साइज में कोई परिवर्तन आए, ना ही तो उसके आकार यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन आए, तो हम कह सकते हैं वस्तुएं क्या होती हैं, ठोस वस्तुएं होती हैं। जैसे कि आपको चित्र नंबर 2.2 में देख रहे हैं कि ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आपने देखा ऊपर यहाँ पे जो ठोस के कण होते हैं, सबसे पहली बात होती है इनका जो गुण होता है, इसके कण होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बहुत ही पास होते हैं, जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इनमें आकर्षण बल होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, द्रव कैसी अवस्था है उसके बारे में जानेंगे। तो जल, दूध, खाना पकाने का तेल आदि द्रव पदार्थ को अलग अलग गिलास में एकत्रित करें। इन पदार्थों को अलग अलग बर्तन में रखें। आप क्या देखेंगे, द्रव को जिस बर्तन में रखे हैं उसी का आकार लेता है। किसी एक द्रव का 50 मिलीलीटर माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आकार एवं आयतन एक समान रहता है? हम पाते हैं कि जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए वे उसी का आकार ले लेते हैं, किंतु उनका आयतन निश्चित रहता है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदल जाता है, लेकिन इसलिए ये तरल होते हैं। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के जो अणु होते हैं एक दूसरे से दूर होते हैं। इसमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ व्यवस्थित रखता है। तो ठोस अवस्था यानी द्रव जो अवस्था होती है, जो उसके कण होते हैं थोड़े से दूर होते हैं, किससे? गैसीय अवस्था से, ठोस अवस्था से। जो द्रव के जो कण होते हैं इनमें जो आकर्षण बल होता है एक दूसरे के बीच, वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, और इनका जो ये बह जाते हैं, लेकिन इनका आयतन, हम किसी भी चीज़ में बर्तन में रखें तो इनका आकृति तो चेंज होती है, लेकिन इनका आयतन जो होता है, जो वॉल्यूम होता है इनका, तो क्या होता है, वॉल्यूम इसका कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कह सकते हैं आकृति चेंज होता है, यानी कि हमने जल को जिस भी पदार्थ में, जिस भी बर्तन में रखा उसकी आकृति ले लेता है, परंतु उनका आयतन जैसा, जितना भी हम जितना ml लेते हैं, जितना लीटर लेते हैं उतना ही लीटर रहता है। अगला पॉइंट है गैस। क्रियाकलाप 2.4। आपने खेत जोतते हुए ट्रैक्टर को, सड़क पर मोटर कार तथा मोटरसाइकिल को चलते हुए, घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि इसमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस अवस्था में पदार्थों की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। गैसीय पदार्थों की में जो कण होते हैं अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी जो आकर्षण बल होता है वो नहीं के बराबर होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया 2.2 में। इसी प्रकार आपने अनुभव किया होगा कि इत्र की शीशी खोली जाए तो उसकी सुगंध काफ़ी दूर तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा गैस है, और गैस के जो कण होते हैं कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं काफ़ी दूर होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है बहुत ज़्यादा, इनके बीच जो आकर्षण बल होता है नहीं के बराबर होता है। जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उनकी आकृति ले लेता है, उनका आयतन ले लेता है। तो कह सकते हैं जिसका गैस हुआ माध्यम होता है, जिसका कोई आकृति नहीं होती, जिसका कोई आयतन नहीं होता है, जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसका ही आयतन और आकृति ले लेता है,
उसे हम गैस अवस्था में क्या कहते हैं। और इसके जो आपसी आकर्षण बल होते हैं वो नहीं होते हैं, जबकि इनके जो कण होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है जल में घुलनशील तथा अघुलनशील पदार्थ। तो हम देखेंगे कौन कौन से पदार्थ हैं जो जल में घुल जाते हैं और कौन से पदार्थ हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कांच के अलग अलग गिलास में नमक, रेत, शक्कर, चाक पाउडर, मिट्टी का तेल, खाने का सोडा, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा ले कांच के प्रत्येक गिलास को पानी से आधा भरें। कुछ समय तक कांच के गिलास को हिलाएं। क्या देखते हैं? क्या कुछ पदार्थ पानी में लुप्त हो जाते हैं? इसका अर्थ यह है कि यह पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उनकी सूची बनाएं। किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं उनकी भी सूची बनाएं। किसी द्रव जैसे पानी में ना घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील होते हैं परंतु दूसरे में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। आपने देखा यहाँ पे कई पदार्थ हमने लिए, गिलास लिए, उनको क्या किए, हिला करके उनको घोले। जो पदार्थ घुल गया उससे हम बोलें घुलनशील, उसे हम विलेय पदार्थ बोलें। जबकि जो नहीं घुला वो हमारा कहलाया अविलेय पदार्थ या अघुलनशील। परंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ हुए जो तो एक द्रव में घुले परंतु दूसरे द्रव में वो नहीं घुले। जैसे कि आपने देखा नमक को अगर हमने पानी में घोला तो कहीं ना कहीं घुल गया, जबकि मिट्टी को ही हमने मिट्टी के तेल में घोला तो वहाँ पे नहीं घुला। ये हमने देखा। इसका आपको एक सारणी बना लेनी है। जो घुलनशील पदार्थ है उसका नाम लिखना है एक तरफ, जो अघुलनशील पदार्थ है उसको लिखना है, और जो दोनों में मतलब एक पदार्थ में घुले और दूसरे पदार्थ में नहीं घुले उसको हम अलग सारणी में लिखेंगे। अलग दो सारणी बना लेनी, तीन सारणी में इसको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। आइए जानते हैं चुंबकीय तथा